शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में। जैसे कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चल चुका था कि 1350 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक इसका टाइम पीरियड था। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को इस तरीके से कंसाइज वे में पढ़ेंगे और इमेजेस के थ्रू। बिल्कुल उसमें ज्यादा कोई बहुत लंबे चौड़े नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे और इतना पढ़ लेंगे सबके बारे में कि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यानी जो एग्जाम्स में आ सकते हैं वो इस वीडियो में आपके सारे कवर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले एग्जाम में अगर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये वीडियो इनफ रहेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले आप एक इमेज देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस इमेज में आप पूरा स्ट्रक्चर इसका समझ पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता थी कहां पर। सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिंधु नदी है। सिंधु नदी के जितने भी 6 नदियां हैं टोटल मिला के 7 नदियां हो जाती हैं। 7 नदियों का जो पूरा क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हैं हड़प्पा जो सभ्यता जो स्थल है ये सबसे ऊपर, इसी को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, राखीगढ़ी, ये सब जो एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आता है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई चीजें पढ़ने जाएंगे, जैसे कि वहां के लोगों का रहन सहन कैसा होता था, वहां के लोग के घर किस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ करता था, वहां के लोग किस देवता को मानते थे यानी उनका धर्म क्या था और धार्मिक रिलीजन उनका क्या था, धर्म को किस तरीके से वो देखते थे, और वहां के लोग अपनी इनकम या फिर काम पूरे दिन जो होता था आर्थिक व्यवस्था वहां की क्या थी। तो सबसे पहले हम नगरीय योजना से स्टार्ट करना चाहेंगे कि वहां की नगरीय योजना क्या थी। नगरीय योजना से पहले आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी थोड़ी देर पहले जो आपने इमेजेस देखी थी उस इमेज में हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी, ये सब कई सारे प्लेसेस मिले थे। इन सब प्लेसेस में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और जो पेपर में आ सकते हैं आने वाले टाइम में भी, उन सब में ये 3 जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हड़प्पा प्लेस सबसे पहले खोजा गया था, यानी 1921 में इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी और इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने स्टार्ट की थी। उस टाइम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे। इसका मतलब जॉन मार्शल ने ऑर्डर दिया था दयाराम साहनी को वहां की खुदाई करने के लिए। उसके बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो इस जगह की खोज हुई और इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने स्टार्ट की थी। और हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो लोथल है। लोथल की खुदाई 1957 में रंगनाथ राव ने स्टार्ट की थी। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस थे। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों थे वो अभी आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। वैसे तो और भी प्लेसेस थे वहां पर, बनावली, राखीगढ़ी जो हमारे हरियाणा में, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट थी, मगर ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब पहले इनके नगरीय स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं इमेजेस के थ्रू। आपके स्क्रीन पर एक इमेज आ रहा है। उस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों के घर थे वो बिल्कुल पक्के मकान हुआ करते थे। पक्के मकान होते थे और बीच में से एक गलियारा आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर इमेज में आपको दिख रहा है, एक गलियारा हुआ करता था। अब ये नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं कि वहां के लोगों के जो घर थे वो 2 टाइप के हुआ करते थे। ये आप ऊपर का जो एरिया देख रहे हैं वो पहाड़ी का एरिया है, यानी ऊपर के एरिया में जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें, महल और बड़े बड़े घर हुआ करते थे वो सारा पहाड़ के क्षेत्र में बनाया जाता था। और जो नॉर्मल घर हुआ करते थे बिल्कुल जैसे हम लोगों के नॉर्मल घर होते हैं वो आप नीचे के एरिया में देख सकते हैं। तो आप लोगों को अभी थोड़ा सा उनके घर का आइडिया हो चुका है कि वो किस तरीके के हुआ करते थे। आप थोड़े वहां के स्ट्रक्चर की यानी आर्किटेक्चर की वहां के थोड़ी सी हम और डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपके सामने यहाँ पर एक स्विमिंग पूल देख रहे हैं आप। ये स्विमिंग पूल मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदाड़ो में इस स्विमिंग पूल को ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। ये ग्रेट बाथ जब भी कोई धार्मिक फेस्टिवल हुआ करता था या फिर कोई रिलीजन का कोई सा भी प्रोग्राम हुआ करता था उस समय यहाँ पर स्नान करने के लिए लोग आया करते थे। आपको बस इतना याद रखना है कि ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये ग्रीनरी है। ये ग्रीनरी हमें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा जो स्थल है, ग्रेट ग्रीनरी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि जो इमेज में देख रहे हैं, पहले के लोग इसमें अनाज रखा करते थे, अपना सारा अनाज जमा करते थे। उसके बाद खेतों के लिए भी जो सिंचाई वगैरह का जो एरिया था वो धौलावीरा में, और ये 2-3 बड़े बड़ी चीजें आपको दिख चुकी हैं इसमें। तो अब इमेजेस के थ्रू आपको समझ आ चुका है कि वहां का स्ट्रक्चर जो था, नगरीय स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर जो था, वो किस टाइप का था। एक चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि वहां लोग के घर किस तरीके के हुआ करते थे, और वो स्विमिंग पूल, बाथ, ये जितनी भी चीजें थी ये कैसे हुआ करता था। आपको ये तो पता चल गया अब कि कौन कौन सा प्लेस कहाँ कहाँ पर कब किसने खुदाई की थी, किस टाइम पे खुदाई हुई थी, और इसका टाइम पीरियड क्या है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे उनके धार्मिक व्यवस्था की, यानी वो किस धर्म को फॉलो करते थे। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए अगर चाहें, मगर हमें सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल कंसाइज वे में पढ़ेंगे जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं मेजरली। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे, देवियों में, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवताओं में किसकी पूजा करते थे। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं इमेज में, देवियों में अगर बात करते हैं हम, तो वो मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। और अगर हम बात करें देवताओं में, तो वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो आप लोगों को उनका रिलीजन समझ में आ चुका है कि वो किस तरीके के करते थे। अब हम बात करते हैं वहां पर उनका आर्थिक व्यवस्था किस किस टाइप का होता था। आपको 2 चीज समझ में आ चुकी है, उनका रिलीजन किस टाइप का था और वहां के घर किस तरीके के हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे कि उनका बिजनेस क्या हुआ करता था, मतलब वो जॉब करते थे या बिजनेस करते थे, या फिर वो करते क्या थे लोग उस टाइम पे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अगर इनकम की यानी बिजनेस की, तो उस टाइम पे वहां के लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब यह है, जब भी वो कोई चीज खरीदते थे तो एक दूसरे के साथ वस्तु से वस्तु का एक्सचेंज करते थे। इसका मतलब यह है, अगर कोई चावल वाला है और कोई गेहूं बेच रहा है, तो वो चावल वाला गेहूं लेने के लिए अपने चावल उसको देगा, और इसी तरीके से वो एक्सचेंज करेंगे। तो बार्टर सिस्टम उस टाइम यूज होता था। अगर हम बात करें कि आर्थिक उनका व्यवसाय क्या था, तो वो लोग टोटल 9 तरीके की फसलें उगाते थे। 9 तरीके की फसलों में गेहूं, मटर, तरबूज, ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 9 तरीके की फसलें उगाते थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट फसल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट में हमारा कपास आती है। सबसे इंपॉर्टेंट कपास। अब ये कपास इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उस टाइम पे 2350 बीसी का जो टाइम था, उस टाइम पे 4 सभ्यताएं थी बड़ी बड़ी। लास्ट वीडियो में देखा भी था, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बात की जाए अगर कपास की, तो कपास सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता में निकलता था बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये एक बहुत ऐसी चीज थी जो बाकी दुनिया से इस घाटी की सभ्यता को अलग बनाती थी। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोनों टाइप का काम किया करते थे, वो पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे। अगर खाने की बात की जाए तो वहां के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अब ये जो सिस्टम था पूरा खेती का और पशुपालन का, ये सिस्टम जो होता था ये इंडिया के अंदर इंटरनली होता था। मतलब इंडिया के अंदर अगर उनको करना था वो खेती या पशुपालन करते थे, मगर वो फॉरेन ट्रेड भी करते थे। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है बाहर की दुनिया से, यानी जो बाकी 3 जो सभ्यताएं थी, चीन की, मेसोपोटामिया और मिस्र की, उन लोगों से भी लेन देन करते थे। अब अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारी थे, वो जब व्यापार करते थे मेसोपोटामिया या फिर मिस्र के लोगों के साथ, तो वो पानी के थ्रू करते थे। तो हमें लोथल जो प्लेस है, लोथल प्लेस हमारा गुजरात में है। गुजरात में एक नदी है जिसका नाम है भोगवा। इस नदी के किनारे ये प्लेस हमें मिला है, और इस प्लेस पे हमें एक बंदरगाह मिला था, बहुत बड़ा एक बंदरगाह, एक शिपयार्ड इस तरीके से मिला है कि उससे साफ
ये जाहिर होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जब बाहर की दूसरी सभ्यता से व्यापार करते थे तो वो इसी जगह से व्यापार करते थे। लोथल में जो बंदरगाह है वहां से वो अपना लेन देन करते थे। अभी तक की वीडियो में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक व्यवसाय, वो कौन सा सिस्टम यूज करते थे मनी की जगह पर, और वो किस किस तरीके से काम करते थे इंटरनली और एक्सटर्नली, ये समझ में आ चुका है। हमें वहां का स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है, स्ट्रक्चर कैसा था वहां का, और हमें ये भी क्लियर हो चुका है कि वहां के लोग अपना किस किस रिलीजन को मानते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उनका सामाजिक जो व्यवहार था वो किस तरीके से है, यानी सोशल लाइफ जो थी उनकी वो किस तरीके की हुआ करती थी। अगर बात करें सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ में उनकी फैमिली हुआ करती थी, जैसे हम लोगों की फैमिली होती है उसी तरीके की फैमिली में उनका एक हेड हुआ करता था। उस हेड की वो सब लोग बात जितनी भी थी मानते थे सारे लोग। उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, यानी 2350 बीसी का जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड पे फीमेल को भी काफी इज्जत दी जाती थी। मतलब जैसे 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 टाइम गुजरता गया बाद में सती प्रथा वगैरह आई, जब हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद जब आर्यंस आए थे, वे उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें धीरे धीरे फीमेल की जो रिस्पेक्ट थी वो कम होने लगी थी। मतलब किसी के घर में अगर बेटी होती थी तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता लेटर वैदिक एरा में जो है। मगर इस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों की वैल्यू इक्वल थी बिल्कुल। अब वहां के लोगों का पहनावा कैसा था, उन लोगों को जो है आभूषण यानी ज्वेलरी वगैरह का बहुत शौक था। और ज्वेलरी किस चीज की, वो कांसे की, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं, उस चीज की बहुत ज्यादा यूज करते थे। इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो युग है इसको हम कांस्य युग भी कहते हैं, कांस्य युग। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का जो एरा था वो भी हम कहते हैं इसको, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता था। ये चीजें हमें समझ में आ चुकी हैं कि वहां के लोग सोशल वैल्यू, सोशल लाइफ किस तरीके की थी। दिन भर में वो काफी सारे गेम्स भी, जैसे शतरंज का गेम होता है, डाइस वगैरह, ये सब भी खेला करते थे। और मछली पकड़ना उनके काफी अच्छे शौकों में से एक शौक था। अब यहाँ तक आपको सिंधु घाटी सभ्यता की लाइफ स्टाइल आधे से ज्यादा समझ आ चुकी है, और मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीजों को आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत पड़ेगी। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको काफी हद तक ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जब यहाँ सब जगह खुदाई स्टार्ट हुई थी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यहाँ पर जब खुदाई स्टार्ट हुई थी तो वहां से हमें क्या क्या चीजें मिली थी, क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हमें वहां से। तो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें पढ़ेंगे, अभी आपके स्क्रीन पर ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये पेपर में बहुत ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में रिपीटेड हुआ है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ये कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति है जो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। जो शिपयार्ड है, ये आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शिपयार्ड जो था ये लोथल से प्राप्त हुआ था, ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। धौलावीरा से भी हमें सिंचाई करने के निशान कुछ प्राप्त हुए थे। इस तरीके से जो है यहां पर हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में, सब आपको ये सब चीजें पहले के एरिया से प्राप्त हुई थी। तो जैसे ही अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, ग्रेट ग्रैनी, ये कहां से प्राप्त हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड ही आता है कि कौन सी चीज कहां से प्राप्त हुई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम एक बार देख लेते हैं, जो क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। तो उसमें से मनके बनाने की कारखाना, जहां पर मनके बनते थे, वो हमें चोहेंद्रो से प्राप्त हुआ था। ये भी एक प्लेस है लोथल की जगह, हड़प्पा की जगह, जहां से हमें मनके की फैक्ट्री प्राप्त हुई थी। उसके बाद जुते हुए खेत, जो खेत हुआ करते थे वो हमें जो प्राप्त हुए थे जुते हुए, वो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे। मगर हमें कभी भी आज तक जब खोज हुई है, आज तक ये नहीं पता चला कि वहां पर हल वो कौन सा यूज करते थे। जो हल हम यूज करते हैं वो वाला हल वो यूज नहीं करते थे। हल का कोई निशान नहीं मिला है, मतलब प्रॉपर कोई हल नहीं मिला है। मिट्टी के और लकड़ी के हल जो है मिले हैं, मगर जो प्रॉपर हल जो होता है उस तरीके का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, खाली हल के निशान मिले थे। इनका जो हल था यह आपको बनावली से प्राप्त हुआ था। बनावली जो जगह थी वहां से आपको मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। उसके बाद जब गेहूं की खेती जो थी इसको खोजा गया था, तो रंगपुर एक जगह है, रंगपुर से गेहूं की खेती के निशान मिले थे।
और जो स्वास्तिक का चिन्ह है, जो स्वास्तिक का चिन्ह हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। ये सारी वो चीजें हैं इंपॉर्टेंट सी जो इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुई थी। अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ था, क्या स्ट्रक्चर था, क्या धर्म था, सोशल लाइफ क्या थी, क्या क्या पहनते थे, कैसे स्ट्रक्चर हुआ करता था, ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी। अब लास्ट हमारा टॉपिक है इसमें कि वो किस मीडियम में बात किया करते थे, मतलब वो कौन सी भाषा यूज करते थे, लैंग्वेज क्या थी। तो सब अगर हम बात करें वहां की लिपि की, यानी हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर लिपि की बात करें तो 1853 में सबसे पहले इसकी लिपि के कुछ निशान मिले थे। फिर इसकी लिपि खोजी गई धीरे 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 धीरे, और हमारा 1923 में हमें पूरी लिपि जो थी हड़प्पा सभ्यता वाली वो प्रकाशन में आ चुकी थी, मतलब मिल चुकी थी। अब अगर हम बात करें वो किस तरीके की लिपि यूज करते थे, तो वो कुछ पिक्चर जो होते थे जानवरों के, पक्षियों के, इन पिक्चर का यूज करते थे, और कई बार कुछ साइन का यूज करते हैं। ऐसा देखा गया है, जितने भी इतिहासकारों ने बताया है कि वो 64 तरीके के तो पिक्चर्स का यूज करते थे, और 250 के आसपास वो जो लेटर्स होते हैं, जो साइन है, उनका उस लिपि में यूज करते हैं। हालांकि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसको पूरा नहीं समझा जा सका है कि वो क्या किस लेटर का यूज किस लिए करते थे, हर लेटर को नहीं समझा चुका है, मगर उन्होंने पता लगाया कि 64 तरीके के वो पिक्चर का यूज करते थे और 250 साइन होते थे, जिसमें सबसे ज्यादा मछली का जो चित्र है, मछली का वो चित्र यूज करते थे। और अगर साइन की बात करें तो यू साइन जो है, हमारा इंग्लिश में यू जो साइन है, वो सबसे ज्यादा वो यूज करते थे। अगर उनकी बात की जाए, वो लिपि जो मिली है वो राइटिंग किस तरीके से थी, तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती थी, जैसे हम इधर से लिखते हैं, वो इस तरीके से उल्टी लिपि स्टार्ट होती थी, जिसको बेस्ट्रोफोर्डन कहते हैं हम, वो लिपि की स्टार्ट होती है उस टाइम। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा पोर्शन हमने पढ़ा है अभी तक, ज्यादातर क्वेश्चन हमें एग्जाम में पहले जितनी बार आ चुके हैं वो इसी में से आए हैं। अब इसको देखने के बाद 1 से 2 बार आप देखेंगे, आपको कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, इसको वीडियो को 2 बार देखना है ज्यादा से ज्यादा। आपको सिंधु घाटी सभ्यता की काफी सारी चीजें, काफी मेजर मेजर जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये सिर्फ वो टॉपिक था, ये वो चीजें हैं जो काफी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और जो कोर पॉइंट है पढ़ने के लिए। इंडस वैली इतना बड़ा है कि अगर आप 2-3 महीने में पढ़ते रहेंगे तब भी नहीं आपका जी भरेगा, खत्म नहीं होगा ये टॉपिक, इतना बड़ा है। मगर हमें सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आ सकती है। इसमें काफी सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, मगर उसका कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो को लंबा करके 1-1.5 घंटे की बनाए कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ उस चीज को पढ़ने का है जो हमारे एग्जाम्स में है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए मैं एक बहुत क्विक रिवीजन की तरह से सारे टॉपिक की वीडियो लेकर आऊं, और जिसको 1 से 2 बार देख के काफी उस वीडियो के बारे में समझ आ जाए आपको। अभी इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि हमें पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझ आ चुका है। इसके जितने भी पीडीएफ है, जो भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपनी बनाऊंगा उसमें आपको लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 1700 के बाद 1500 बीसी से। 1500 बीसी से हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब आर्यंस आए थे तो उन लोगों ने कैसे कैसे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा था, वो लोग क्या करते थे, दिन में क्या करते थे, खेती क्या होती है उनकी, पशुपालन करते थे, मतलब किस तरीके के सिक्के यूज करते थे या फिर लेन देन करते थे, बार्टर सिस्टम। तो हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आर्यंस के बारे में पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्यंस का कवर कर लेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं CHSL का, उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आप देख चुके होंगे। जिनका भी पेपर है 12 तारीख को, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और दिल्ली पुलिस का जिनका भी एग्जाम आने वाला है उन सबके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा करंट अफेयर की, जिसमें पूरे सितंबर के करंट अफेयर होंगे। उस करंट अफेयर की वीडियो को आप नोट्स बनाएंगे और उसकी पीडीएफ जो होगी वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको दे दूं उसकी पीडीएफ भी। आपको सिर्फ उस करंट अफेयर की जो वीडियो है, यकीन मानिए वो इस तरीके की वीडियो होगी कि आपको उस वीडियो को देखने के बाद कहीं नहीं जाना पड़े, उस वीडियो से ही एग्जाम में आएगा। मैं बहुत मेहनत करके वो बनाऊंगा पीडीएफ वो, और जितनी भी डिटेल होगी, जो भी कंटेंट होगा उस करंट अफेयर की वीडियो का बहुत अच्छा होगा। आप यकीन मानिए कि उस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको खुद पढ़ के लगेगा कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरीके से हम टाइम पीरियड के साथ
आगे बढ़ते चले जाएंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे हिस्ट्री जो है खत्म कर दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब से नेक्स्ट वीडियो अब से आऊंगा अपनी 2-2 वीडियो अपलोड करूं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और ज्यादा से ज्यादा अपना सिलेबस को कवर कर चुके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।